मैं कौन कौन ज्वाइन करेगा क्लास में। थोड़ा सा आप वेट कीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तन्मय त्रिपाठी बेटा, आप लोगों को याद है क्या हमने पिछली क्लास में कहां तक पढ़ाया था? या अगर आप लोगों के पास पिछली क्लास का स्क्रीनशॉट है, लास्ट वाला 2 स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कीजिएगा प्लीज। मुझे उससे आइडिया मिल जाएगा कहां से पढ़ाना है। हाँ बेटा, तन्मय, नुष्का, प्रियांशु, अगर आपके पास लास्ट क्लास का स्क्रीनशॉट है तो मुझे सेंड कीजिए व्हाट्सएप पे। लास्ट वाला 2 स्क्रीनशॉट सेंड कीजिएगा। है क्या आप लोगों के पास? नहीं बेटा, मैं ये बोल रहा हूं अगर आपके पास स्क्रीनशॉट है तो मुझे सेंड कीजिए। हाँ, व्हाट्सएप पे कुछ आया है, मुझे देखने दीजिए पहले क्या आया है। हाँ, मेल सेक्स एक्ट मैंने बढ़ाया था। इससे पहले वाला भेज दीजिए बेटा। हाँ, भेजा है आपने कुछ। बस बस यही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको। थैंक यू बेटा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम पढ़ा चुके हैं आपको। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम सारा कुछ पढ़ा चुके हैं, और साथ ही साथ हमने आपको मेल सेक्स एक्ट भी बताया। ठीक है ना? तो मतलब आज हमको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट्स, है ना? जी, बस 5 मिनट हम वेट करेंगे, तब तक पता लग भी जाएगा कौन कौन ज्वाइन कर रहा है क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सॉरी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बाकी लोग हैं कहाँ आज वैसे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। बेटा, इसके बाद बैकअप क्लास भी है। जिस जिस बंदे को बैकअप क्लास करनी है वो इसके बाद बैकअप क्लास के लिए रेडी रहेगा। ओके? तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक सिंपल सा बढ़िया सा डायग्राम हम ढूंढ के लाएंगे। बस थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा।
ये देखिए बेटा, हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आई होप आपको ये डायग्राम एकदम सही से दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना? हाँ या ना? हाँ जी, दीक्षा, प्रियांशु, रेयान, अनुष्का, हर्षित, is this diagram clearly visible to you people? Yes, very good. बस एक और डायग्राम हम लाने वाले हैं, तब तक और लोग भी ज्वाइन करेंगे। ये देखिए बेटा, एक और सिंपल सा ब्यूटीफुल सा डायग्राम हम यहां पर लगा देंगे। These diagrams and images are very helpful. हमको इससे समझाने में और आपको समझने में बहुत इजी लगता होगा, आई गेस। क्योंकि अगर हम हाथ से डायग्राम बनाएंगे वो बहुत ही अच्छा नहीं होगा, उतना अच्छा नहीं होगा, और समझने में भी दिक्कत हो जाएगा, है ना? इसीलिए बेटा हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा खूबसूरत टाइप का डायग्राम मिल जाए, जिससे हम आपको पूरी टॉपिक की कहानी समझा पाए। ये देखिए बेटा, दोनों चीजें विजिबल है ना? दोनों डायग्राम्स विजिबल हैं? आर दीज बोथ डायग्राम्स विजिबल टू यू? है ना? वेरी गुड। तो हम क्लास स्टार्ट कर दें? Shall I start the class now? ओके, बस देखते रहिए। चलिए बेटा, हमको पढ़ना है ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम पिछली क्लास में ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक? तो आज ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सॉरी, ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ चीजें बताएंगे। जैसे कि बेटा हमने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसी तरह हम बताएंगे कि ह्यूमन फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। Human female reproductive system is consisting of two types of sex organs. पहला, primary sex organs. Primary sex organs. और हम आपको बताए हैं बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दोज सेक्स ऑर्गन्स जिनके अंदर रिप्रोडक्शन के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो बनेंगे। और आपको पता होगा रिप्रोडक्शन के लिए प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? सेक्स सेल्स। सेक्स सेल्स बोले तो गैमीट्स। तो ऐसे वाले सेक्स ऑर्गन्स जिनके अंदर गैमीट्स बनते हैं, गैमीट्स आर द प्राइमरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे सेक्स ऑर्गन्स जिनके अंदर गैमीट्स बनेंगे, सेक्स सेल्स बनेंगे, ऐसे सेक्स ऑर्गन्स को हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स बोलेंगे। और ह्यूमन फीमेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स ये हैं। व्हाट आर दीज? आप देख सकते हो बेटा, यहां पर एक
यहां पर एक बाहर से दिखाई नहीं देगा, दोनों ह्यूमन के एब्डोमिनल कैविटी के अंदर है, वन ऑन ईच साइड, एंड दीज आर नोन एज ओवरीज. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स इन ह्यूमन फीमेल्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज, a pair of ovaries. कहां पर है? मैंने कहा these are located in the lower abdomen, one on each side. Lower abdomen, one on each side. ठीक है ना जी? उसके बाद आते हैं बेटा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. और हम आपको बताए हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ऐसे वाले सेक्स ऑर्गन्स हैं जो गैमीट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन उन गैमीट्स को फ्यूज होने में मदद करेंगे. जो गैमीट तो नहीं बनाएंगे लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करेंगे. फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म जाइगोट, इस प्रोसेस में मदद करेंगे. और ह्यूमन फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स ये हैं. यहां से देखिए आप, फैलोपियन ट्यूब्स, एक यहां पर एक यहां पर. तो हम लिखेंगे a pair of fallopian tubes, a pair of fallopian tubes. ये भी बाहर से नहीं दिखेगा बेटा, ये भी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही होगा. आप देख रहे होंगे डायग्राम में, ये फैलोपियन ट्यूब है और ये भी फैलोपियन ट्यूब. ठीक है ना जी? फैलोपियन ट्यूब्स के बाद एक दिस, ये वाली कैविटी, ये अंदर से एक मस्कुलर कैविटी है एब्डोमिनल में. इस कैविटी को बेटा बोलते हैं यूटरस. तो सेकंड वन इज, पेयर नहीं होगा, सिंगल, अ सिंगल यूटरस. यूटरस को बेटा जी हम वॉम्ब भी बोलते हैं. ये वो वाली कैविटी है जिसके अंदर बच्चा बनेगा. ठीक है. और यहां पर आप देख सकते हो बेटा, ये पार्ट, सिंगल वजाइना, अ सिंगल वजाइना. और ये क्या, कहां से लाया मैंने ये डायग्राम? आप देख सकते हो पीछे से धुंधला सा फीमेल का पिक्चर बनाया है, वही यहां पर हमने जूम करके उस पिक्चर का डायग्राम बना दिया है. शायद आपको दिखाई दे रहा होगा. देखिए बेटा, ये है ना फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट हैज बीन जूम्ड हियर. तो हम बोलेंगे फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है दैट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर दो सेक्स ऑर्गन्स जिनके अंदर फीमेल गैमीट्स बनेंगे. एंड व्हाट आर दीज? दे आर अ पेयर ऑफ ओवरीज. सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स वो वाले सेक्स ऑर्गन्स जो जाइगोट बनने में मदद करेंगे. और व्हाट आर दीज? वन पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब्स. बेटा फैलोपियन ट्यूब्स को हम ओविडक्ट्स भी बोलेंगे. ओविडक्ट्स. डक्ट बोले तो ट्यूब, ओवी इसलिए क्योंकि ओवा, ओवा बोले तो एग, एग बोले तो फीमेल गैमेट, वो इसी के थ्रू मूव करेंगे. ठीक है जी? तो वन पेयर ऑफ ओविडक्ट्स विच आर आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब्स. एक बड़ा सा वॉम्ब होता है. वॉम्ब मतलब, इसको हम फैलोपियन, सॉरी, इसको हम यूटरस बोलेंगे. वॉम्ब के अंदर ही एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है और वॉम्ब के नीचे होगा वजाइना. वजाइना बेटा वो कैविटी है जिस कैविटी के अंदर कॉपुलेशन के टाइम पे, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे मेल अपना पेनिस इंट्रोड्यूस करेगा और इसी कैविटी के अंदर मेल अपना सेमेन डिपॉजिट करेगा. मतलब यहां पर सेमेन डिपॉजिट होगा. सेक्सुअल इंटरकोर्स मैंने बताया था ना पिछली क्लास में, सेक्सुअल इंटरकोर्स के पीक पे, जिसको हम ऑर्गेज्म बोलते हैं, ऑर्गेस्मिक टाइम पे मेल के पेनिस से सेमेन निकलता है. और सेमेन क्या है? सेमेन तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, स्पर्म्स प्लस
सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन और प्लस एपिडाइडमिक फ्लूइड, वो सेमेन यहाँ पर ड्रॉप होगा। उस सेमेन के अंदर बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, मैंने आपको ये भी बताया था बेटा कितने स्पर्म्स होंगे। वही स्पर्म्स बाद में इस छोटे से कनाल के थ्रू वॉम्ब में जाएंगे, यूटरस में जाएंगे, और यूटरस से होते हुए वो स्पर्म्स फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। क्यों जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है बेटा जी? ओवरीज। और यहां पर हमने एक ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन वाला स्ट्रक्चर दिखाया है। ओवरी के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आप देख सकते हो। जिस जिस चीज को मैं मार्क करूंगा वो आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहले ओवरी में आप देखोगे बेटा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, ओवरी के अंदर बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होगा प्राइमरी, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं। प्राइमरी फॉलिकल के अंदर होगा प्राइमरी स्पर्मेटो सॉरी प्राइमरी oocyte। प्राइमरी फॉलिकल्स के अंदर होगा प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte बेटा डिप्लॉइड सेल होगा, ठीक है। आप देख सकते हो अंदर सेकेंडरी फॉलिकल्स भी होंगे, हालांकि यहां पर इस डायग्राम में दिखाए नहीं है, ठीक। चलो ये इसको हम मान सकते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कौन सा oocyte होगा? सेकेंडरी oocyte। प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होगा इनटू सेकेंडरी oocyte, और यही सेकेंडरी oocyte ना बेटा हैप्लॉइड होगा। हैप्लॉइड मतलब इसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में नहीं होंगे। और बेटा जी आप इसमें देख सकते हो मैच्योर फॉलिकल, ये रहा मैच्योर फॉलिकल। देखिए बेटा, इस मैच्योर फॉलिकल को हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर आप देखो डायग्राम में, एक तो कुछ फ्लूइड जैसा होता है, उसको हम फॉलिक्यूलर फ्लूइड बोलते हैं, और इसके अंदर मैच्योर ओवम होता है। ये मैच्योर ओवम क्या चीज है बेटा? ये जो ऊपर हमने सेकेंडरी oocyte लिखा ना, जो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर था, यही मैच्योर ओवम है। अगेन इट इज हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, ठीक है। और आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ना, ये टाइम आने पर फट जाता है। अब देखो बेटा, ये फटा हुआ फॉलिकल है, रप्चर होएगा ये फॉलिकल। जब ये फॉलिकल फटेगा, इससे बाहर निकलेगा एक चीज, क्या है ये? दिस इज द ओवम released from the ovary, released from the ovary। जब ओवम ओवरी से रिलीज होगा, तो ओवरी के कौन से पार्ट से रिलीज होगा? ग्राफियन फॉलिकल से। तो पीछे क्या रहा अब ओवरी के अंदर? खाली ग्राफियन फॉलिकल। बेटा खाली ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होगा धीरे धीरे इनटू अ स्ट्रक्चर जो कि येलो कलर का होगा। आप देख सकते हैं इस येलो कलर्ड स्ट्रक्चर को बेटा जी बोलते हैं कार्पस ल्यूटियम। इन सब का मैं फंक्शन बताऊंगा। तो क्या सीखा हमने? ओवरी के अंदर बेटा एक तो होंगे प्राइमरी फॉलिकल्स, बहुत सारे फॉलिकल्स हैं at different stages of development. One of them is primary follicle. Primary follicle consists of, देखिए प्राइमरी अगर मुझे शॉर्ट में लिखना हो तो 1 डिग्री, इसका मतलब प्राइमरी, प्राइमरी oocyte। यही प्राइमरी फॉलिकल महीने में एक बार एक प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा, मैच्योर हो जाएगा, कन्वर्ट होगा, एंड इट विल फॉर्म सेकेंडरी फॉलिकल। महीने में एक बार एक प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होता है। सेकेंडरी फॉलिकल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा? सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी के लिए टर्म है ये 2 डिग्री, इसका मतलब सेकेंडरी।
तो सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर सेकेंडरी oocyte है। प्राइमरी oocyte बेटा कैसा होगा? डिप्लॉइड। सेकेंडरी oocyte कैसा होगा? हैप्लॉइड। और हाँ, ओवरी के अंदर बेटा मैंने कहा मैच्योर, मोस्ट मैच्योर फॉलिकल, मोस्ट मैच्योर फॉलिकल, most mature follicle in the ovary is known as Graafian follicle. Yes, Graafian follicle. और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी क्या होगा? इस ग्राफियन फॉलिकल के अंदर होगा ओवम। ओवम भी कैसा होगा बेटा जी? हैप्लॉइड। डिप्लॉइड भैया, डिप्लॉइड मतलब जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में। हैप्लॉइड मतलब वो वाला सेल जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड कंडीशन में ना हो, सिंगल्स में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं तुमको बोलूंगा एक सेल डिप्लॉयड है, उसके अंदर 10 क्रोमोसोम्स है, इसका मतलब ये हुआ कि वो 10 क्रोमोसोम्स ना पेयर्ड कंडीशन में होंगे। 10 पेयर्स, सॉरी 5 पेयर्स, 5 पेयर्स बोले तो 10 क्रोमोसोम्स। अगर मैं बोलूंगा सेल हैप्लॉयड है और उसके अंदर 10 क्रोमोसोम है, इसका मतलब ये हुआ कि सेल के अंदर जो 10 क्रोमोसोम है वो पेयर्ड कंडीशन में नहीं होंगे, वो 10 सिंगल्स होंगे। समझ आई बात? जब क्रोमोसोम्स पेयर्स में हो तो डिप्लॉयड, अगर सेल के क्रोमोसोम सिंगल्स में हो तो हैप्लॉइड। तो मैंने क्या बोला कि ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर का सबसे ज्यादा मैच्योर हुआ फॉलिकल है। इस मोस्ट मैच्योर फॉलिकल को बेटा जी हम ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवम होता है जिसको ओवरी से बाहर निकलना है। पता मुझे इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? इफ एनी डाउट देन टेल मी, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो जल्दी से। हाँ जी बेटा, अगर कोई डाउट है तो बताइए, अगर डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेके डन कीजिए। ओके बेटा। हाँ जी, शशांक, प्रियांशु, अनुष्का, हर्षित, तन्मय, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दीजिए बेटा जी। शशांक सिंह स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। हर्षित स्क्रीनशॉट हो गया बेटा। तो हम आगे बढ़े फिर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज। हमको फिर से ये डायग्राम चाहिए। एक मिनट। एक मिनट बेटा। पता नहीं पुराना वाला डायग्राम कहाँ चला गया, अब हम ये वाला लगाएंगे। कोई नहीं। हमारा काम इससे भी चल जाएगा। ओके, ध्यान से देखिए, ये भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम ही है। कुछ हम ज्यादा नहीं किए हैं। वो पुराना वाला जो था, जो पहले पेज पे दिखाए थे, वो पता नहीं कहाँ गया, अब हम ये वाला लगाए। बेटा आप देखिए, सेम डायग्राम है। हाँ, यहाँ पर कुछ लेबलिंग ज्यादा है। हमने आपको फैलोपियन ट्यूब बताया, ओवरी बताया था, 1 पेयर ऑफ ओवरीज, ये रहा। ओवरीन लिगामेंट, इसके ऊपर आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि ओवरी
बाकी सिस्टम के साथ अटैच रहेगा ना बाय मींस ऑफ समथिंग, दैट समथिंग इज लिगामेंट। फिम्ब्रे फैलोपियन ट्यूब के सामने वाला पार्ट, ये विच इज हैंड लाइक स्ट्रक्चर जिसमें कुछ फिंगर्स होते हैं, इनको हम फिम्ब्रे बोलते हैं। और ये रहा ओविडक्ट, ये भी हम आपको बताए, ओविडक्ट इज आल्सो नोन एज फैलोपियन ट्यूब। ये रहा यूटेरस, यूटेरस इज आल्सो नोन एज वार्म। एंड सर्विक्स ज्यादा यहां पर दिया है। सर्विक्स कुछ नहीं है, इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ यूटेरस, लोअर पार्ट ऑफ यूटेरस। और नीचे वजाइना। एंडोमेट्रियम क्या है बेटा? ये व्हाट इज दिस? यहां से एंडोमेट्रियम, ये एंडोमेट्रियम आप याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इनर ग्लैंड्यूलर वॉल ऑफ यूटरस। जो यूटरस होता है फीमेल का, उसके वॉल में 3 लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। मायोमेट्रियम बना होता है मसल्स का, पेरीमेट्रियम बना होता है एपिथेलियल टिश्यू का, और अंदर वाला जो लेयर होगा दिस, जिसको मैं रेड से मार्क कर रहा हूं, ये वाला लेयर यूट्रस के वॉल का, इसी को हम बेटा जी बोलते हैं एंडोमेट्रियम। इस एंडोमेट्रियम में काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं, और इसी एंडोमेट्रियम के अंदर फीटस को इम्प्लांट होना है। ठीक है, ध्यान से दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बोलने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन है ना? व्हाट इज ओव्यूलेशन? ओव्यूलेशन का मतलब क्या है? ओव्यूलेशन का मतलब है रिलीज ऑफ ओवम। कैसा होगा ओवम? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? हैप्लॉइड बेटा। कहां से? फ्रॉम, ओवम कहां से रिलीज होगा? फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल क्या है? ओवरी के अंदर वाला सबसे मैच्योर फॉलिकल, फ्रॉम ग्राफियन फॉलिकल ऑफ ओवरी। तो जब ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से ओवम रिलीज होगा, इस प्रोसेस को बेटा जी बोलते हैं ओव्यूलेशन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये ओव्यूलेशन कब होगी? ध्यान से सुनना मैं क्या लिखने वाला हूं। ऑन 14th or 15th day of menstrual cycle. 14th or 15th day of menstrual cycle of the female. ये हम समझाएंगे बेटा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर महीने जब ये फीमेल प्यूबर्टी स्टेज में आ जाती है, प्यूबर्टी स्टेज में आने के बाद स्टार्ट होता है इस ह्यूमन फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में साइक्लिक चेंजेस। हर महीने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कुछ चेंजेस होती हैं, और हर महीने 3 या 4 दिन इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ ब्लड फ्लो होता है, ब्लड लॉस होता है। उस ब्लड लॉस को हम पीरियड बोलते हैं, या मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। हर महीने ये होता है, द साइक्लिक चेंजेस आर नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बेटा, फीमेल का मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 या 30 डेज का होता है। उन्हीं 28 या 30 डेज में से जो 14th डे होगा या 15th डे, 14th या 15th डे पे रिलीज होगा ओवरी से, क्या? ओवम। ओवरी के कौन से पार्ट से रिलीज होगा ओवम? हाँ जी, ग्राफियन फॉलिकल से। तो देखिए बेटा, हम मान लेते हैं इस ओवरी से रिलीज हुआ ओवम। जब ये ओवम रिलीज हुआ ग्राफियन फॉलिकल से,
तो ये ओवम आएगा कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। ये देखिए बेटा, यहां पर ये रहा ओवम। ओवरी से ओवम रिलीज होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? ओव्यूलेशन। ठीक है। अब बेटा जी, जब तक आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझ नहीं आएगा तब तक आप इस कंफ्यूजन में रहेंगे, यार क्यों हुआ रिलीज, कब हुआ, क्या हुआ। सो आप एक काम कीजिए बेटा, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको हम सारी कहानी बता देंगे। स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दीजिए। हाँ जी बेटा, जल्दी। ग्रेट। हो गया? अरे भाई जल्दी। रेयान ने ले लिया, दीक्षा ने ले लिया, हर्षित, अनुष्का ने ले लिया, राजश्री वर्मा ने ले लिया, तन्मय त्रिपाठी का हो गया स्क्रीनशॉट, शशांक सिंह का भी हो गया। ओके, चलिए बेटा, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पेज। ये डायग्राम बेटा जी मुझे फिर से चाहिए, पहले ही लगा के रखूंगा, हम इसको बाद में यूज भी करेंगे। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा सेटिंग करने दीजिए इसमें। ओके, मुझे बेटा और एक डायग्राम लाना पड़ेगा, आप हल्का सा वेट कीजिए। ये देखिए जी, बेटा ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, समझने वाली चीज है, सो प्लीज फोकस में रहिए और क्लास छोड़ के मत जाइएगा, है ना? आई एम टेलिंग यू दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों डायग्राम्स अच्छे से दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं ना? हाँ जी। ओके, देखते रहिए हम क्या क्या बोलने वाले हैं। पहले हम आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल समझा देंगे, बाद में बाकी की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कहानी। menstrual cycle in the human females। देखिए बेटा, ह्यूमन फीमेल का प्यूबर्टी पीरियड, गर्ल चाइल्ड का प्यूबर्टी स्टेज शायद आपको पता हो। प्यूबर्टी स्टेज कब स्टार्ट होता है? जब ये गर्ल चाइल्ड 11 से 12, 12, 11 से 13 साल की हो जाती है। 11 टू 13 इयर्स की जब हो जाती है, हम बोलते हैं कि गर्ल का प्यूबर्टी स्टेज आ गया। मतलब अब प्यूबर्टी स्टेज क्या है? ये वो वाला एज है, वो वाला स्टेज है जब इस गर्ल चाइल्ड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। मैं लिखूंगा यहां पर स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन को हम अंग्रेजी में
ये भी बोलते हैं पीरियड, मंथली पीरियड और मेंसेस। ठीक है। तो जब एक गर्ल चाइल्ड के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहली बार मेंस्ट्रुएशन होगा, इस पहली बार मेंस्ट्रुएशन होने के प्रोसेस को बेटा जी बोलते हैं मेनार्क। मेनार्क, the first menstruation in the reproductive system of a girl child is known as menarche। ठीक है। और मेनार्क या मेंस्ट्रुएशन होता क्या है इसमें? व्हाट हैपेंस इन दिस मेंस्ट्रुएशन? मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज लास्ट, यस। तो मेंस्ट्रुएशन में होता क्या है भाई? व्हाट इज दिस? मेंस्ट्रुएशन में थिक ब्लड फ्लो occurs through vagina of the female। फीमेल की वजाइना से थिक ब्लड फ्लो होगा। कितने दिन? 4 या 5 दिन। इन ओकेजनल केसेस 6 दिन भी रह सकता है। तो मेंस्ट्रुएशन ऑकर्स कितने दिन? फॉर अ पीरियड ऑफ 4 to 5 days। अब ये कैसे होता है, क्यों होता है, सीन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, एक बार ये मेंस्ट्रुएशन बेटा स्टार्ट हो गया, गर्ल चाइल्ड 11 से 13 साल की उम्र में आ गई, तब स्टार्ट हो गया, तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा हर महीने, जब तक ये गर्ल चाइल्ड 45 इयर्स की नहीं होगी। 45 साल, 46, 50 साल तक की उम्र में भी हो सकता है। उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन ना बेटा स्टॉप हो जाएगा। तो 11 या 12 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक अगर हम मान ले, चलिए 12 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक मानेंगे, तो ये टोटल 33 ईयर्स आते हैं। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि 33 ईयर्स तक या 34 या 35 इस गर्ल, इस फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हर महीने मेंस्ट्रुएशन होगा ही होगा, है ना? जब ये 45 ईयर्स क्रॉस कर गई या किसी किसी फीमेल में 50 ईयर्स, उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होती है। अब देखिए, मैंने कहा हर महीने मेंस्ट्रुएशन होती है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। तो एक मेंस्ट्रुएशन से लेके दूसरे मेंस्ट्रुएशन तक का जो टाइम है, ड्यूरिंग टाइम फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन, मैंने कहा मेंस्ट्रुएशन को हम पीरियड भी बोलते हैं, मैं पीरियड लिख सकता हूं यहां पर। ड्यूरिंग टाइम फ्रॉम वन पीरियड टू द नेक्स्ट, दो पीरियड्स के बीच में जो टाइम है, lots of changes occur, lots of changes happen, lots of changes happen in the female reproductive system, female reproductive system। एक पीरियड से दूसरे पीरियड तक जो टाइम आएगा, उस टाइम में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में काफी सारी चेंजेस होती है ना? Lots of changes happen in the female reproductive system। all these changes all these changes are collectively known as menstrual cycle। इन चेंजेस को हम कलेक्टिवली बोलेंगे menstrual cycle। menstrual cycle, साइकिल क्यों? क्योंकि एक पीरियड हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होना स्टार्ट हो गई, तो एक टाइम आएगा जब फिर से पीरियड होगा, पीरियड खत्म, फिर से रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होना स्टार्ट होंगी, एक टाइम आएगा फिर से पीरियड होगा। तो ये सक्सेसिवली होता है ना, पीरियड हो गया, मेंस्ट्रुएशन हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस होना स्टार्ट होंगी। जब वो चेंजेस पीक पे पहुंच जाएंगी, फिर से पीरियड हो गया, फिर वही वाले चेंजेस दोबारा होंगी, फिर से पीक आ जाएगा, फिर पीरियड हो गया, फिर वही वाला चेंजेस दोबारा होंगे। कंटिन्यूअसली ये 33 ईयर्स तक, 34 ईयर्स तक होता रहेगा। इसीलिए साइकिल, साइकिल मतलब
जो बार बार रिपीट हो, है ना? ठीक है ना बेटा? तो बेटा जी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होता है आप याद रखेंगे। इट्स ड्यूरेशन इज अप्रॉक्सिमेटली 28 टू 31 डेज। और इन्हीं 28 से 31 डेज में से 14वां दिन 14th डे और 15th डे ऐसे दो दिन होते हैं जिन 2 दिनों में ओवरीज रिलीज करती हैं एग, ओवम। ये क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? अभी कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, अभी मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बताया है। यहां तक समझ आया? टेल मी। यस। स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से डन लिख दो। हाँ जी बेटा, स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी से। सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? मैं आगे बढ़ूं? यस। देखिए बेटा जी, मुझे ये दोनों डायग्राम्स फिर से चाहिए। सो मैं इन डायग्राम्स को यहां पर वापस पेस्ट करने जा रहा हूं। ओके, ये रहा एक। दूसरा हम लाएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य रखिए। ये देखिए बेटा, मैंने दोनों डायग्राम्स को वापस यहां पर पेस्ट कर दिया। ओके, अब देखिए, अब हमको समझ आ गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या बेसिकली। उसी को हम रिपीट करने जा रहे हैं, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा हम इलैबोरेट करेंगे, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने कहा, मान लीजिए इस वजाइना से ब्लड फ्लो हो चुका है, मेंस्ट्रुएशन हो गया है, ब्लड फ्लो हो चुका है इससे, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। और ये ब्लड फ्लो, ये पीरियड, चलिए हम बोलते हैं 4 दिन रहेगा। इट लास्ट्स फॉर हाउ मेनी डेज? लेट इट लास्ट्स फॉर 4 डेज। 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन, वट, लेकिन एवरेज है 4 दिन। तो 4 दिन के बाद अब इस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वापस चेंजेस होना स्टार्ट होंगी। क्या चेंजेस स्टार्ट होंगी बेटा? देखिए, जो यूटरस का एंडोमेट्रियम है ना, मैं ये रेड कलर से दिखा रहा हूं। ये एंडोमेट्रियम वापस थिक बनना स्टार्ट होगा। क्यों थिक बनना स्टार्ट होगा भाई? ये जो यहां पर मैंने कहा ना ब्लड फ्लो हुआ, ये ब्लड फ्लो क्या था? एक्चुअली इस फीमेल के यूटरस के एंडोमेट्रियम का ही कल्याण हुआ था। मतलब यूटरस का एंडोमेट्रियम ही फट चुका था, और वही यूटरस का एंडोमेट्रियम जिसमें काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं, वो सारे ग्लैंड्स फटे। उसमें काफी सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, वो ब्लड वेसल्स फटे, और वो सारा वेजाइना से बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो। समझ आ रही है बात? मैं फिर से रिपीट करूंगा। यूटरस का वॉल में अंदर वाला लेयर एंडोमेट्रियम होता है। टाइम आने पर
मेंस्ट्रुअल साइकिल के एंड पे बोल सकते हो, ये एंडोमेट्रियम के ग्लैंड्स फट जाते हैं, एंडोमेट्रियम के ब्लड वेसल्स फट जाते हैं, तो सारा थिक ब्लड इस वजाइना से बाहर आता है। मतलब एंडोमेट्रियम ही बाहर आया ना, तो एंडोमेट्रियम फट के बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ ब्लड फ्लो। इट लास्ट्स फॉर अबाउट 4 days। अब ये खत्म, तो यूट्रस के वॉल पे एंडोमेट्रियम वापस बनना स्टार्ट होगा। इस डायग्राम में देखिए, यहां पर ये वाला डायग्राम दिखाई दे रहा है ना, मेंसेस मतलब पीरियड हो चुका है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो बेटा, ये यहां जहां पर मैंने एरो मारा, एरो मैंने क्यों मारा आप देख सकते हो इसमें, ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम दिखाया है, तो यूट्रस का एंडोमेट्रियम धीरे धीरे रप्चर होने लगा, फटने लगा, और यही एंडोमेट्रियम, फटा हुआ एंडोमेट्रियम along with blood vessels and glands, वही वजाइना से बाहर आता है। इस बाहर आने के प्रोसेस को मेंसेस बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। इट लास्ट फॉर अबाउट 4 days। अब क्या होगा, अब बेटा फिर से ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम वापस थिक बनना स्टार्ट होगा, और ये वाला पीरियड कहां से, मेंस्ट्रुएशन या पीरियड जब हुआ तब से लेके 14वें दिन तक का टाइम जो है, मतलब यहां से लेके यहां तक का जो टाइम है, इस फेज को बेटा फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल का फॉलिक्यूलर फेज। ये कितने दिन का होता है, ध्यान से सुनना। मेंसेस या मेंस्ट्रुएशन कितने दिन हुआ, 4 दिन। मैं लिखूंगा मेंस्ट्रुएशन 4 दिन। उसके बाद आएगा फेज, दैट फेज इज नोन एज फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज कितने दिन तक रहेगा, इट विल लास्ट फॉर अबाउट 10 to 11 days। 10 से 11 दिन तक ये चलेगा, और इस फॉलिक्यूलर फेज में यूटरस का एंडोमेट्रियम थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो मैंने यहां पर दिखाया, क्या लिखूंगा मैं, एंडोमेट्रियम स्टार्ट्स टू, एंडोमेट्रियम किसका, ऑफ यूटरस starts to get thickened। यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक होना स्टार्ट होगा, क्योंकि वो पहले फटा हुआ था, अब वापस थिक होना स्टार्ट हो जाएगा। भाई क्यों, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को किसने बोला थिक होने को, मैं बताऊंगा। हमारे हमारे पास काफी सारे ग्लैंड्स होते हैं ना बेटा, उन्हीं ग्लैंड्स में से कुछ ग्लैंड्स हैं, एक ग्लैंड है उसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन्स निकले, ठीक, उन हार्मोन्स का नाम फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। तो मैं वही बोलूंगा, एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस स्टार्ट्स टू गेट थिकन्ड बाय द एक्शन ऑफ, बाय द एक्शन ऑफ FSH, पढ़ाया हूं मैं आप लोगों को, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड ने रिलीज किया फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बोला भैया अब तो फिर से थिक होना स्टार्ट हो जा। ये प्रोसेस चलता ही जाएगा, कब तक, जब तक 14 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट नहीं होंगे। 4 तो पहले ही कंप्लीट हो चुके थे, और 10 दिन तक ये फेज चलता रहेगा। फॉलिक्यूलर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का कंसंट्रेशन बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। और जैसे ही 14वां दिन आएगा, आप देख सकते हो ये 14 दिन में दो दूसरा काम भी हो रहा है। ग्रोइंग फॉलिकल्स यहां पर देख रहे हो बेटा, ये फॉलिकल्स बढ़ते ही जा रहे हैं, और फॉलिकल मैच्योर हो गया, ये बना ग्राफियन फॉलिकल। दिस इज नाउ व्हाट, ये है ग्राफियन फॉलिकल। जैसे ही 14वां दिन आएगा, 14th डे, तो ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में फट जाएगा। फटने के प्रोसेस को क्या बोला, ओव्यूलेशन। इस ग्राफियन फॉलिकल से रिलीज हुआ एग, मैं वही बोला था, एग रिलीज हुआ, और वो एग, वो ओवम यहां पर वेट करेगा फैलोपियन ट्यूब में, वेट करेगा, रिमेंबर दिस, वेट करेगा किसके लिए, स्पर्म के लिए, राइट। तो फॉलिकुलर फेज खत्म,
आपको याद रखना है। फॉलिकुलर फेज किस फेज के बाद आता है? मेंस्ट्रुअल फेज के बाद। मेंस्ट्रुअल फेज को हम पीरियड भी बोलते हैं, मेंसेस भी बोलते हैं, ठीक, मेंस्ट्रुएशन भी बोलते हैं। वो 4 दिन रहता है। उसके बाद आएगा फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज में यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक होना स्टार्ट होगा। क्यों थिक होना स्टार्ट होगा? क्योंकि उसको बोलेगा पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और जैसे ही 14वां दिन कंप्लीट होगा, 14वें दिन पर निकलेगा ओवरी से एग, वो एग फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो, इसके बाद आएगा नेक्स्ट फेज। उस फेज को हम ल्यूटल फेज बोलेंगे। ल्यूटल फेज, ल्यूटल फेज। अब ल्यूटल फेज में क्या होगा? यहां से देखिए बेटा, 14वें दिन के बाद स्टार्ट होगा ल्यूटल फेज, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना? और ल्यूटल फेज में हो क्या रहा है? अगेन यूट्रस का एंडोमेट्रियम बेटा थिक ही हो रहा है। अच्छा चुप, यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक हो ही रहा है, और ज्यादा थिक हो गया। फर्दर थिकनिंग ऑफ द यूट्रस एंडोमेट्रियम ऑकर्स। एक मिनट, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बेटा, मैंने क्या कहा? ल्यूटल फेज आएगा फॉलिकुलर फेज के बाद। ल्यूटल फेज में क्या क्या होगा मैं यहां पर लिखने वाला हूं। ल्यूटल फेज कितने दिन तक रहेगा मैं यहां पर लिखने वाला हूं। ल्यूटल फेज, इट लास्ट्स फॉर 14वां दिन कंप्लीट हो गया, 15वें दिन से स्टार्ट होगा, तो 15 से लेके 24, इट लास्ट फॉर कितने दिन? 15 से 24 कितना हुआ? अप्रोक्सीमेटली 10 डेज। कहां से? फ्रॉम 15th डे। 15वें दिन से रहेगा, 10 दिन चलेगा, लगभग लगभग 24-25 दिन तक रहेगा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के 25th या 24th डे तक। इसमें क्या होगा? फर्दर फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, फर्दर थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस। यूटरस का एंडोमेट्रियम और ज्यादा थिक हो जाएगा। अब और ज्यादा थिक क्यों होगा? यहां पर आप देखिए, ओव्यूलेशन हुआ था, एग रिलीज हुआ था, एग फैलोपियन ट्यूब में है। बाद में जो एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल था बेटा, मैंने कहा एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो चुका है एक येलो कलर्ड ग्लैंड में। इस ग्लैंड का नाम है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम बेटा जी स्क्रीट करता है एक हार्मोन, उस हार्मोन का नाम है प्रोजेस्ट्रॉन। क्या? प्रोजेस्ट्रॉन। यही हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन किसको बोलेगा? एंडोमेट्रियम को बोलेगा कि भाई और थिक हो जा। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन जो कॉर्पस ल्यूटियम से निकला। कॉर्पस ल्यूटियम कहां बना? ओवरी के अंदर। क्यों बना? क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ने एग रिलीज किया, एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया। कॉर्पस ल्यूटियम ने रिलीज किया प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन ने यूट्रस के एंडोमेट्रियम को और थिक बनाया, और थिक बनाया। इज इट क्लियर? तो दो हार्मोन मैंने बोले बेटा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तीसरा हार्मोन ही बेटा, तीसरा हार्मोन यहां पर देखिए बेटा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एलएच। एलएच क्या काम कराएगा बेटा? दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन। यही वाला हार्मोन एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलेगा पोस्टीरियर या सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड से। और पिट्यूटरी ग्लैंड से जब निकला, ब्लड के थ्रू ओवरीज में पहुंचा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचा। रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बोलेगा, ओवरीज को बोलेगा एग रिलीज करो। मैंने कहा ना कि ग्राफिन फॉलिकल ऑफ द ओवरी रिलीजेस द एग, एवी थोड़ी रिलीज करेगा, उसको कोई सिग्नल तो मिलनी चाहिए ना। सिग्नल उसको देता है एक हार्मोन, वो हार्मोन का नाम है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। वो कहां से निकलता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो तीन हार्मोन आपको याद रखने हैं पर्टिकुलरली। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन,
कार्पस ल्यूटियम अब द ओवरी से निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को बहुत ज्यादा थिक बनाएगा। दूसरा पॉइंट, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलेंगे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकले हुए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स फॉलिकुलर फेज में निकलेंगे और वो फॉलिकुलर फेज में क्या करेंगे, यूट्रस के एंडोमेट्रियम को थिक बनाना स्टार्ट करेंगे। तीसरा हार्मोन मैंने कहा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन 14th डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में सबसे ज्यादा होगा, 14th डे पे। क्यों? क्योंकि यही इसकी हाई कंसेंट्रेशन ओवरी को बोलेगी कि तुम अपना एग रिलीज करो। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो। हाँ जी, बता मुझे, एनी डाउट इन दिस? टेक अ स्क्रीनशॉट देन वेरी क्विकली। मैं रिपीट कर दूंगा, टेंशन मत लो। आई विल रिपीट। तन्मय बैकअप क्लास का आपके ऐप में दिख जाएगा, बाद में देखिएगा। मैं आगे बढ़ूं? शैल आई मूव फॉरवर्ड? देखते जाओ। हाँ, मैं रिपीट करूंगा जल्दी जल्दी। फोकस प्लीज। मैंने क्या क्या बोला ध्यान से देखना। मेंस्ट्रुअल साइकिल डायग्राम मैंने दिखा दिया। मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहले हमने बताया फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज में पिट्यूटरी ग्लैंड releases follicle stimulating hormones। ठीक, दूसरा पॉइंट, follicle stimulating hormone stimulates, या ऐसे लिखूंगा आसान भाषा में, follicle stimulating hormone makes the beginning of एंडोमेट्रियल थिकनिंग। यूट्रस के एंडोमेट्रियम का थिकनिंग स्टार्ट होगा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। एंडोमेट्रियल थिकनिंग। आपके मन में बेटा सवाल होगा कि आखिर ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक क्यों हो रहा है? मैं जवाब बताऊंगा। फॉलिकुलर फेज कब से स्टार्ट होगा? मैंने कहा इट लास्ट्स फॉर 10 to 11 days। और स्टार्ट कब से होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम 5th डे, 5th डे आफ्टर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के बाद 5th डे से स्टार्ट होगा। इसमें कोई दिक्कत? हाँ रेयान, दिस इज क्लियर? देन मैंने बोला 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इस पे क्या होगा? ओवरी रिलीजेस द एग,
वो एग फैलोपियन ट्यूब में वेट करेगा। ओवरी के कौन से पार्ट से? ग्राफियन फॉलिकल से। इस प्रोसेस को बेटा जी क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। लेकिन ये ओव्यूलेशन तब होगी जब हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा ब्लड में। यही हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन प्रोसेस को कराती है। मतलब ग्राफियन फॉलिकल को बोलती है कि फट जा और एग को रिलीज कर। ये हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से आता है? अगेन पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत सारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज किया। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई हो गया। उस हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन से ओवरी से निकला एग, ओवरी के ग्राफियन फॉलिकल से। ठीक। तीसरा पॉइंट बेटा जी मैंने बोला, फॉलिकुलर फेज के बाद कौन सा फेल? ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज में क्या बोला मैं? सबसे पहली बात, ल्यूटियल फेज 15th डे से स्टार्ट होता है और ल्यूटियल फेज 15वें दिन से 24वें 25वें दिन तक रहेगा। मतलब इट लास्ट्स फॉर अबाउट 10 डेज अप्रोक्सीमेटली। हाँ, इसमें क्या होगा ल्यूटियल फेज में? कार्पस ल्यूटियम। अब ये कार्पस ल्यूटियम कहां से आया भाई? कार्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर बन चुका है। इनसाइड ओवरी कहां से बना है? एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से। कार्पस ल्यूटियम सिक्रीट्स, क्या सिक्रीट करेगा? हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रीट करेगा। एंड व्हाट दिस प्रोजेस्टेरॉन विल डू? प्रोजेस्टेरॉन क्या क्या काम करेगा? प्रोजेस्टेरॉन will result in further thickening of uterine endometrium. Is it okay? हाँ रेयान, अभी हार्मोन्स का ठीक है ना? ओके, ध्यान से देखियो। तुम लोग के मन में सवाल होगा कि आखिर ये यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक क्यों हो रहा है ना? इसका स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं आगे बताऊंगा। हाँ, स्क्रीनशॉट लेके डन कर दो, मैं बताऊंगा कि यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक क्यों हो रहा है। व्हाट इज द मैटर बिहाइंड दिस? स्क्रीनशॉट लेके डन लिख दो जल्दी से सारे लोग। सारे लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? आगे बढ़ू मैं? चलते हैं आगे। ओके, सेम डायग्राम अगेन मुझे चाहिए ये। इसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। देखिए बेटा, मैंने कहा ओवरी से एग निकल चुका है, बोला ना? मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओवरी से एग निकला था। वो एग फैलोपियन ट्यूब में है, हैप्लॉइड एग। ध्यान से सुनना, अगर ये फीमेल शादीशुदा है, इफ द फीमेल मैरिड, तो जाहिर सी बात है शादीशुदा फीमेल है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहां से वजाइना से स्पर्म्स आए
फीमेल शादीशुदा है, शी इज मैरिड, सो पॉसिबिलिटी है कि वजाइना से कॉपुलेशन के थ्रू सेमेन आया, यहां पर सेमेन ड्रॉप हुआ और उस सेमेन के अंदर जो स्पर्म्स थे वो स्पर्म्स मूव करेंगे ऊपर ऊपर ऊपर। कितने सारे स्पर्म्स हैं मैंने आपको बताया है। उन्हीं स्पर्म्स में से कुछ स्पर्म्स इस वाले फैलोपियन ट्यूब में गए, कुछ स्पर्म्स इस वाले फैलोपियन ट्यूब में गए, कुछ रास्ते में ही मर गए। तो 300-400 स्पर्म्स यहां तक पहुंच गए, राइट। उनमें से एक स्पर्म ना इसके साथ फ्यूज होगा। किसके साथ? तो पॉसिबिलिटी है इस एग के साथ फ्यूज हुआ। अगर स्पर्म इस एग के साथ फ्यूज हो गया, स्पर्म भी हैप्लॉइड, एग भी हैप्लॉइड, तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर बनेगा एक डिप्लॉइड सेल जिसका नाम है जाइगोट। इज इट ओके? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज फर्टिलाइजेशन देन? Fertilization is the process of fusion of sperm with the egg. कहां पर? In the fallopian tube of the female reproductive system. अगर ये प्रोसेस हुआ तो what will be the result? फैलोपियन ट्यूब के अंदर जायगोट बन गया। ये जायगोट धीरे धीरे मूव करेगा, इधर इधर मूव करेगा। जायगोट बन गया फैलोपियन ट्यूब में, हाँ, और इसने मूव करना स्टार्ट कर दिया वापस। हाँ, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं भी हुआ, जायगोट नहीं भी बना, तब भी एग का मूवमेंट होगा इस डायरेक्शन में जो मैंने ब्लू से एरो दिखाया। ये जायगोट मूव करना स्टार्ट कर दिया और फाइनली ये जायगोट पहुंचा बेटा जी कहां पर? वापस यूटरस में। लेकिन मूव करते करते इस जायगोट का डिवीजन भी होगा। दिस जायगोट अंडरगोज रिपीटेड माइटोसिस या रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स। जब जायगोट का एक बार डिवीजन होगा तो 2 सेल्स बनेंगे लाइक दिस। फिर दूसरी बार डिवीजन होगा तो 4 सेल्स बनेंगे लाइक दिस। फिर तीसरी बार डिवीजन होगा तो 8 सेल्स बनेंगे। इसी तरह डिवीजन होते रहेंगे एंड अ मलबरी लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, अ बॉल ऑफ सेल्स इज फॉर्म्ड। यही बॉल ऑफ सेल्स है बेटा अर्ली एम्ब्रायो। दिस इज अर्ली एम्ब्रायो। जायगोट का डिवीजन भी हुआ और ये मूव भी कर रहा है, तो यूट्रस के अंदर जो पहुंचा वो क्या होगा? यूट्रस के अंदर जो पहुंचा, व्हाट इज दिस? दिस इज अर्ली एम्ब्रायो। इज इट ओके? अब यही अर्ली एम्ब्रायो कन्वर्ट होगा इनटू अ फुल एम्ब्रायो और इस एम्ब्रायो को यूट्रस के एंडोमेट्रियम में इंप्लांट होना है। अगर यूट्रस का एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा तब ये इंप्लांट नहीं हो पाएगा। तो यूट्रस के एंडोमेट्रियम को थिक होना जरूरी है। इसीलिए एवरी मंथ ये सारा प्रोसेस, ये सारा साइक्लिक चेंजेस होता है। मकसद क्या है इसका? इस एम्ब्रियो के लिए यूट्रस के अंदर बेडिंग बनाना, बेड बनाना। बेड मतलब एंडोमेट्रियम बनाना, राइट। तो इस एम्ब्रायो का फिर क्या होगा? इट गेट्स इम्प्लांटेड, इट गेट्स इम्प्लांटेड। कहां पर? इन द endometrium of uterus. It gets implanted in the endometrium of uterus. यूटरस के एंडोमेट्रियम में ये इंप्लांट हो गया। जब ये इंप्लांट हो जाएगा तब हम बोलेंगे द फीमेल इज नाउ प्रेग्नेंट। ठीक है, जब फीमेल प्रेग्नेंट हो गई तब बेटा जी 9 महीने तक
menstrual flow एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखेगा। वही प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को डिसॉल्व नहीं होने देगा, फटने नहीं देगा। ये देखिए यहां पर था हमारा यूट्रस का थिक लेयर जिसको हम बोले थे एंडोमेट्रियम। इसी एंडोमेट्रियम में फिट हो जाएगा, इम्प्लांट हो जाएगा कौन? एम्ब्रियो। और इस एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखेगा। एक तो एंडोमेट्रियम को थिक भी कराएगा और एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट भी रखेगा। कौन सा हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन निकला कहां से? ओवरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम बन चुका है। कहां से कार्पस ल्यूटियम बना? एम्प्टी ग्राफियन फॉलिकल से। उसने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज किया। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन एक तो एंडोमेट्रियम को थिक भी कराएगा, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ यूटरस, प्लस ये दूसरा काम भी करेगा, इट कीप्स एंडोमेट्रियम इंटैक्ट। एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखेगा। क्यों? क्योंकि उस एंडोमेट्रियम में अब फिट हो चुका है फीटस, ऑफस्प्रिंग, एम्ब्रियो। ये एम्ब्रियो फिर 9 महीने तक बनता रहेगा कंप्लीटली। 9 महीने तक ये एंडोमेट्रियम इंटैक्ट रहेगा। अगर एंडोमेट्रियम फट गया तो इसके अंदर जो इम्प्लांट हो चुका है एम्ब्रियो वो भी बाहर, तो फिर अबॉर्शन हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ये तो हुआ वो कहानी। क्या ये एंडोमेट्रियम क्यों बना? एक्चुअली एंडोमेट्रियम बनता है किसके लिए? एंडोमेट्रियम को पता है, एंडोमेट्रियम को सिग्नल मिल चुकी है हार्मोन से कि तुम बनो, क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ इंप्लांट होने वाला है। क्या? एम्ब्रियो। अब ये भी सीन है बेटा, जिन फीमेल्स की शादी नहीं हुई होती, विच आर व्हाट? अनमैरिड फीमेल्स। जो फीमेल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करती, तो उनमें तो स्पर्म्स आएंगे नहीं, है ना? तो देखो बेटा, सेम कहानी मैं बताऊंगा। जब फीमेल अनमैरिड फीमेल होगी तो उसमें क्या होगा? बस थोड़ा सा हम इस डायग्राम को ये देखिए। तो अनमैरिड फीमेल में बेटा जी, एक मिनट, क्या हो गया इसको? 1 मिनट। हाँ जी। तो अनमैरिड फीमेल के केस में ये यहां पर एग था, ओवम था, हाँ, और सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, कॉपुलेशन हुआ ही नहीं। विद द रिजल्ट व्हाट हैपेंस? यहां से सेमेन आएगा ही नहीं। नो सेमेन मतलब नो स्पर्म्स। जब स्पर्म्स अंदर गए ही नहीं तो ये एग का फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। तो मैं यहां लिखूंगा नो फर्टिलाइजेशन। नो फर्टिलाइजेशन। और एग ज्यादा देर वेट भी नहीं करेगा ना, तो व्हाट विल हैपन? ये एग बिल्कुल जिस तरह जाइगोट डिवाइड होते होते मूव किया था फैलोपियन ट्यूब में, उसी तरह ये एग भी डिवाइड तो ये होगा नहीं, क्योंकि डिवाइड होने के लिए इसके लिए जरूरी है पहले जाइगोट में कन्वर्ट होना। तो ये डिवाइड होगा नहीं और मूव करेगा ये एग यूट्रस। ठीक है ना? यूट्रस तक पहुंचते पहुंचते ये एग मर चुका है, किसी काम का नहीं अब। ठीक है, अब बता मुझे, एंडोमेट्रियम बनता है किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए। अब अगर एम्ब्रियो आया ही नहीं, मरा हुआ एग आया, तो एंडोमेट्रियम का काम क्या? कोई काम है? नहीं है ना? हाँ, तो हम लिखेंगे इफ
fertilization does not occur, if fertilization does not occur, so what will happen then? No embryo. नो एम्ब्रियो मतलब कार्पस ल्यूटियम जो ओवरी के अंदर था वो ज्यादा देर अब टिकेगा नहीं, वो तभी टिकेगा जब एम्ब्रियो बनेगा। कार्पस ल्यूटियम फटा, ओवरी के अंदर बना हुआ कार्पस ल्यूटियम रप्चर, जब कार्पस ल्यूटियम रप्चर होगा बेटा, उससे निकलता था प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया, खत्म, नो प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का काम क्या होता था? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दो चीजें करता था, मैंने आपको यहां बताया। एक तो थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, वो कर चुका है, अब उसको करना था क्या? एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखना था। अब प्रोजेस्टेरॉन खत्म, व्हाट विल, यूट्रस का एंडोमेट्रियम फट जाएगा, endometrium ruptures, endometrium ruptures and comes out through the vagina। फिर यही फटा हुआ एंडोमेट्रियम वजाइना से बाहर आएगा। endometrium ruptures and comes out through the vagina, और यही रहेगा कितने दिन? 4 या 5 दिन। इसी को तो हम पहले क्या बोले थे? दिस इज पीरियड या मेंस्ट्रुएशन या मेंसेस। बताओ बेटा जी, कोई दिक्कत है इसमें? कोई परेशानी है तो बताओ, समझ नहीं आया हो तो बताओ। मैं, कोई परेशानी नहीं ना? दीक्षा, शशांक, रेयान, अनुष्का, राजश्री, हर्षित, मैं सबका नाम ले रहा हूं। तन्मय, इज देयर एनी डाउट इन दिस? अगर डाउट नहीं है तो फिर वेट काहे कर रहे हो? स्क्रीनशॉट ले लो ना। हाँ, फर्टिलाइजेशन नहीं होने से कार्पस ल्यूटियम क्यों रप्चर होगा, ये क्वेश्चन रेयान ने पूछा। बेटा जी, कार्पस ल्यूटियम का लाइफ फर्टिलाइजेशन के बाद भी लिमिटेड ही रहता है। ध्यान से सुनना, कार्पस ल्यूटियम ओवरी के अंदर बना और कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज किया। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन यूट्रस के एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखेगा और इसी यूट्रस के एंडोमेट्रियम के ऊपर एम्ब्रियो इंप्लांट होगा, फीमेल होगी प्रेग्नेंट। ध्यान से सुनना, तो पहले 3 महीने, प्रेगनेंसी के पहले 3 महीने, प्रेगनेंसी महीने तक कार्पस ल्यूटियम इंटैक्ट रहता है और ये कंटिन्यूअसली प्रोजेस्टेरॉन बना के रखता है, रखता है, बना के कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करता है। तो 3 महीने प्रेगनेंसी के कंप्लीट हो गए, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन ओवरी के कार्पस ल्यूटियम से नहीं निकलता। अब उसमें प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करने की क्वालिटी खत्म, ये फट जाता है। आप बोलोगे सर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन कौन बनाएगा? बिल्कुल ये क्वेश्चन है। उसके बाद एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट कौन रखेगा? तो 3 महीने की प्रेगनेंसी के बाद फीटस और मदर के वॉम्ब के बीच में एक टिश्यू बन चुका होता है, उस टिश्यू का नाम है प्लेसेंटा। उसके बाद वही प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है और वही प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम को इंटैक्ट रखता है। तो मतलब कार्पस ल्यूटियम को फर्टिलाइजेशन के बाद भी फटना ही फटना है, लेकिन फर्क है, अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ज्यादा टाइम के बाद फटेगा, 3 महीने, प्रेगनेंसी के 3 महीने के बाद फटेगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जल्दी फटेगा, और इसके फटने के पीछे भी हार्मोन है। बेटा कौन सा हार्मोन? देखो, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल जब हाई हो गई, प्रोजेस्टेरॉन कौन सा हार्मोन है? ये किससे निकलता है? कार्पस ल्यूटियम से ही निकलता है। प्रोजेस्टेरॉन की लेवल कौन से फेज में? ल्यूटल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की लेवल निकलती ही जाएगी। एक टाइम ऐसा आएगा जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का 24वां दिन होगा, 23rd या 22nd डे, तो 22nd डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कार्पस ल्यूटियम
ब्लड में बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन होगा, तो ये बहुत ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट करता है कार्पस ल्यूटियम को। भाई अब प्रोजेस्टेरॉन मत रिलीज करो। अब जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं चाहिए, कार्पस ल्यूटियम से निकलता था, कार्पस ल्यूटियम को बोला कि मुझे नहीं चाहिए प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन खुद ही बोलता है उसको, इसको हम नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं। नेगेटिवली इसको फीडबैक देता है कि बस बहुत सारा प्रोजेस्टेरॉन है, आई डोंट, ब्लड स्ट्रीम डजंट नीड एनी प्रोजेस्टेरॉन। उस वक्त कार्पस ल्यूटियम को लगता है कि नहीं भाई मेरा तो काम खत्म, अब क्या फायदा रहने का। कार्पस ल्यूटियम देन डिजेनरेट्स, ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो डिजेनरेट होना स्टार्ट होगा। हाँ रेयान, आई होप यू आर गेटिंग दिस बेटा। ओके, तो स्क्रीनशॉट हो गया ना सबका? हाँ जी, ओके। रेयान तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? तो इट वाज ऑल अबाउट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें मैंने आपको 2 3 4 चीजें बताई। ओव्यूलेशन भी बताया, ओव्यूलेशन क्या होता है। और याद रखना ओव्यूलेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें या 15वें दिन पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बताया मैंने आपको। हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर भी बताया था, और मैंने आपको फर्टिलाइजेशन भी बताया कहां पर होती है, कैसे होती है। मेजर पार्ट इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन का भी खत्म हो गया। अब मैं देखूंगा अगली क्लास में अगर बच्ची होंगी तो वो भी बताऊंगा, राइट? लेकिन वो अगली क्लास में। तब तक के लिए बेटा गुड बाय एंड खुदा हाफिज। हाँ, अभी आप देखिएगा अपने ऐप में जिस जिसको बैकअप क्लास करनी है वो रेडी रहिएगा, ठीक है? मिलते हैं बेटा अगली क्लास में। आप क्लास छोड़ सकते हो बेटा।